Hello everyone, welcome to Street Zero, a second part of environment and ecology। और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इकोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में, और समझेंगे कि कुछ बेसिक जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कितने कारगर और कितने इफेक्टिबल सिद्ध होते हैं। तो चलते हैं हमारे इस लेसन की तरफ। दोस्तों, पहला जो शब्द है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी हमारी अर्थ पर उपस्थित सभी प्रकार के जीव जंतु और उन जीव जंतुओं की अलग अलग विविधता, यानी उनमें उपस्थित अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार के लक्षण, और एक ही जगह पर या एक ही छत्र छाया के नीचे रहते हैं, यानी प्लेनेट ऑन द अर्थ, तो उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों, सेकंड है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल का अर्थ होता है द विच एसेंशियल एंड chemical elements circulate in the biosphere from environment to organism and back to environment, यानी जो ऐसे सर्कुलेटर पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे एसेंशियल जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो एक सर्कुलेट रूप में बायोस्फीयर या एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म के रूप में सर्वाइवल करते हैं, ऑर्गेनिज्म के रूप में रहते हैं, और एक ऐसी चेन क्रिएट करते हैं जिससे हमारा वातावरण, जिससे हमारा बायोस्फीयर या फिर हमारे इकोसिस्टम एक परमानेंटली सर्कुलेट रूप में एक संतुलित रहे, उसको कहते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास कहते हैं दोस्तों प्रेजेंट इन ए कंपोनेंट्स फॉर द पॉपुलेशन एट एनी टाइम, यानी जो ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी पॉपुलेशन एनी टाइम पे प्रेजेंट होती है और जिनका अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्सप्रेस्ड या एक्सपेंसिव है, उसको हम बायोमास कहते हैं। यानी बहुत बड़े आकार में या बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाली या सरवाइव करने वाली जीव या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, उनको हम बायोमास की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों बायोमी। बायोमी का अर्थ होता है प्रेजेंटेड बाय जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म शेयरिंग ए कॉमन क्लाइमेट, यानी एक ऐसा जीव या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही क्लाइमेट में सभी जीवों को यहाँ पे अपने जैसे या अपनी प्रजाति के लोगों के साथ शेयर करता है, रहता है, उन सभी कंपोनेंट्स या उन सभी सर्वाइवल कम्युनिटी को हम बायोमास कहते हैं या फिर बायोमी कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप सभी जानते हो कि हमारा वातावरण होता है जिसमें प्लेनेट अलोंग विथ एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितने प्रकार की इकोसिस्टम्स हैं वो जो बनते हैं दोस्तों, उन बनने में सभी प्रकार की एटमॉस्फेयर या सर्वाइवल हिट्स या प्लेनेट अलोंग विथ एटमॉस्फेयर सर्वाइविंग सिस्टम, उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। या फिर बायोस्फीयर वो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल जहाँ सभी प्रकार के कंपोनेंट्स, सभी प्रकार के जो ऑल इकोसिस्टम वर्ल्ड्स के जो जीव हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो रहते हैं, उन्हें हम बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट शब्द जिसका अर्थ होता है चेंजिंग, फॉर दस कि बदलाव आना, क्लाइमेट चेंज होना, यानी जो हमारा वातावरण है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारे जैसे कई जीव रहते हैं, उन जीवों के साथ पेड़ पौधे पत्ती, हर एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म, हर एक प्रकार का लिविंग बीइंग सरवाइव करता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। उसको हम एक विशिष्ट प्रकार के रहने के लिए या विशिष्ट प्रकार को एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी की श्रेणी में हम उसको रखते हैं, जहाँ सभी कम्युनिटी, सभी प्रकार के जो जीव एंड जंतु हैं वो इसमें सरवाइव कर पाएँ, उसमें रह पाएँ, इसको हम क्लाइमेट कहते हैं या वातावरण कहते हैं। दोस्तों, अगला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अर्थ होता है उनको प्रोटेक्ट करना, समटाइम्स इन पर्टिकुलर इन दिस एक्शन, यानी
अगर कोई जीव एंडेंजर्ड है, कोई जीव खतरे की कगार पे है या खतरे की श्रेणी में है, उन जीवों को या उन उस प्रकार के जीव जंतुओं को कंजर्व करना, उनको रिजर्व करके रखना, उन्हें हम कंजर्वेशन कहते हैं। यानी उनकी सुरक्षा में बहुत सारी टेक्निक या बहुत सारे व्यवस्थाओं को अप्लाई करना किसी जीव या कम्युनिटी के। जैसे राइनोसिनोज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राइनोसिनोज है असम का या किसी और अदर जगह का, उसको हम यहाँ पे कंजर्वेटिव करते हैं या उसको हम रिजर्व करके रखते हैं। और चीता, बाघ, बहुत सारे जीव जंतु, काला हिरण जैसे जो बड़े इंडेंजर्ड जीव है, जो कि IUCN की रेड डाटा बुक में उनको मेंशन किया गया है या उनको लिखित रखा गया है कि भैया ये तो अब कगार की श्रेणी में आ गए हैं या फिर ये इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गए, उनका कंजर्वेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे होता है। उसके बाद दोस्तों इकोटाइप का अर्थ होता है एग्जिबिटिंग जेनेटिक एडेप्टेशन टू इट्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण जहाँ स्पीसीज पॉपुलेशन एक्सटेंड कर पाए, बढ़ पाए आगे, और वो बढ़ने के साथ साथ जेनेटिक रूप से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, उसके जो जीन सिस्टम है वो एक लेवल तक पर्टिकुलर रूप से सर्वाइवल सिस्टम में जा पाए, उसको हम इकोटाइप्स कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है इकोक्लाइन का अर्थ होता है एक कंटिन्यू चेंज फ्रॉम द इकोटाइप्स टू अनदर इकोटाइप्स ड्यू टू फॉर इंटरब्रीडिंग। यानी अगर किसी जीव के अंदर हम जेनेटिक रूप से उसके जीन को बदलाव करते हैं, जीन में चेंज करते हैं और इंटरब्रीडिंग करते हैं, ये दो जीवों को आपस में मिला करके एक नई जीव या नई ब्रीड बनाना, उसको हम इकोलाइन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे का अर्थ होता है द इकोलॉजी नीचे इज द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स स्पेसिफिक वैल्यू physical space and coped by that is habitat and for this the interaction various environment factors and this temperature, pH, soil and etc for the functional role in the community। यानी अगर कोई एक कम्युनिटी है जिसका एक फंक्शनल रोल है फॉर इकोलॉजिकल नेचर में, उसका ऑर्गेनिज्म, उसका स्पेसिफिक वैल्यू, फिजिकल स्पेस कॉपेड है, यानी उसी के जैसे कई और जीव प्रजाति वहाँ पे सरवाइव करते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट में वेरियस प्रकार से रहते हैं, लाइक टेम्परेचर, बायोस्फीयर एंड पीएच जो मान होता है हमारी सोल का, यानी जो हमारी सॉइल यानी मिट्टी का, उसके बेस पर हम उसको एक डिसाइड फैक्टर्स के रूप में एक नाम देते हैं, जिसको हम इकोलॉजिकल नेचर यहाँ पे कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपका फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिफरेंट कम्युनिटी क्लोनोसाइट्स एरिया पीरियड टाइम इन ए डेफिनेट सीक्वेंस। यानी डिफरेंट प्रकार की जो एक कम्युनिटी है, एक नेचर है, वो क्लोनाइस रूप से कम्युनिटी यहाँ पे पीरियड्स जो उनके होते हैं वो डिफाइन एंड सीक्वेंस रूप में सरवाइव करती है और धीरे धीरे सक्सेस होती है या धीरे धीरे उसका अनावरण होता है, उसको हम बायोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इकोस्फेयर का इकोस्फेन, माफ़ कीजिएगा, इसका अर्थ होता है द पॉपुलेशन हैविंग सेम जेनेटिक सेट of the biotype but having a different for morphological characteristics and response to a particular environment। यानी एक ऐसा जीव या ऐसी जीवों की पॉपुलेशन संख्या जहाँ पे जेनेटिक टाइप्स और बायोटाइप्स उनके डिफरेंट हों लेकिन जेनेटिक्स टाइप उनके समान हों, उनको हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में रखते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं दोस्तों, तो उनको हम इकोस्फेन या ECDA के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। आप सभी जानते हो, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा नेचर जहाँ पे हम लिविंग और नॉन लिविंग जीव सरवाइव करते हैं, यानी जैविक और अजैविक जीव जहाँ सरवाइव करते हैं,
जिस जगह पर वो रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे हम इकोसिस्टम या फिर एनवायरनमेंट की श्रेणी और एक ऐसा तंत्र, पारिस्थितिक का ऐसा तंत्र क्रिएट होता है जहाँ पे सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकें, उसको हम इकोसिस्टम की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जो कि शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, जिनका काफ़ी बड़ा महत्व है। जैसे पहला शब्द है इकोटोन। इकोटोन का अर्थ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ए फॉर ग्रासलैंड, यानी ये ग्रासलैंड है और एक फॉरेस्ट है, उन दोनों में क्या अर्थ है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और जो कि ट्रांजिशन बिटवीन द टू मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, जहाँ अलग अलग प्रकार की दोनों जगहों पर दो अलग अलग कम्युनिटी रहती हों, एक कम्युनिटी रहती हो ग्रीनलैंड में और दूसरी कम्युनिटी रहती है फॉरेस्ट में, उन दोनों को हम इकोटोन की श्रेणी में लाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है इकोटाइप्स। इकोटाइप्स का अर्थ होता है स्पीसीज पॉपुलेशन एक्सिबिटिंग जेनेटिक रूप से जो पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल एडेप्टेशन हो, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करे वो जीव या वो प्रजाति, उसको हम इकोटाइप्स कहते हैं। और इकोटाइप्स की ही श्रेणी में आपका इकोटोन आता है। उसके बाद आपने सुना होगा दोस्तों फौना एंड फ्लोरा। फौना का अर्थ होता है सभी प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करें, एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी प्रजाति को, अपनी कम्युनिटी का वो एक पक्ष रखें या उनके साथ वो रहें, उनको फौना कहते हैं। और एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रजाति रहे जिसका नाम है प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। यानी पेड़ पौधे और एनिमल की लाइफ दोनों की अलग है, इसलिए हमने फौना नाम रखा है एनिमल, जिसमें सभी प्रकार के जीव आते हैं, जो कि जिसमें शेर, भालू, चीता, इंसान सभी उसमें शामिल होते हैं। और फ्लोरा में जो कि जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं दुनिया में, वो सभी पेड़ पौधे फॉर दिस फ्लोरा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है एनवायरनमेंट कंडीशन वेयर ए ऑर्गेनिज्म लिविंग, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर एक जीव अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अंदर बदलाव लाए और वो उस वातावरण में सरवाइव कर पाए या उस वातावरण में वो रह पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीव है जो कि ठंडे वातावरण में रहा है, सपोज दैट वहाँ का वातावरण गर्म हो गया, तो वो अपने आप में ऐसे बदलाव करेगा कि उस गर्म वातावरण में भी वो जीव सरवाइव कर सकेगा, वो जीव वहाँ पे रह सकेगा। उसको हमने कह दिया कि भैया ये जीव हैबिटेट है फॉर द रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर सेट। और ये रिप्रेजेंट करता है कि हर एक कंडीशन में, हर एक वातावरण के जो माहौल में वो ढल सकता है, वो यहाँ पे रह सकता है। उसके बाद है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। एक ग्रुप होता है इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म का जो कि सेम स्पीसीज इन ए गिव एरिया। ऐसी एक एरिया, ऐसी एक जगह है जहाँ पे सेम प्रकार के जीव जंतु रहते हों, उनको हम एक पॉपुलेशन संख्या में डाल देते हैं या उनको हम कह देते हैं कि भैया इस प्रकार की जनसंख्या, इस प्रकार की पॉपुलेशन है। अब उसमें कम्युनिटी, क्लास, कास्ट सभी हम डिवाइड करके भी वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्पीसीज। स्पीसीज का अर्थ होता है यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग फॉर द पॉपुलेशन ब्रीड ओवर टाइम एंड स्पेस, यानी एक इंडिविजुअली रूप से अगर कोई जाति निकल के आती है, अगर कोई एक इंडिविजुअली रूप से जीव निकल के आता है, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर होमोसेपियंस एक प्रकार की स्पीसीज है, हम यानी मानव वो एक प्रकार की स्पीसीज है, तो उसको हम एक स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का अर्थ होता है लिविंग मटेरियल मास एट द पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। एक पर्टिकुलर जो ट्रॉपिक लेवल होता है, उस ट्रॉपिक लेवल में लिविंग मटेरियल मास रूप से हम उसको कल्टीवेट करते हैं या उसको क्रॉप आउट करते हैं, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुछ और फैक्टर्स हम देखते हैं इकोसिस्टम में, जैसे कि सपोर्टिंग प्रोविजनिंग एंड रेगुलेटिंग एंड फॉर कल्चरल। इन सभी प्रकार के जो माहौल हैं, जो सिस्टम हैं, वो हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। अब इस इकोसिस्टम की कुछ जो सर्विसेज भी होती हैं, जैसे फिश, यहाँ पे बोर्ड एंड पॉलिनेशन, कूल टेम्परेचर कंट्रोल एंड प्रूफली वाटर, शेयर्ड कार्बन, क्लीन एयर
and this restrict recreation and soul formation, food, clean water, biodiversity and photosynthesis, स्टेपडरशिप एंड हैबिटेट, ये सभी प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो आपकी इकोसिस्टम सर्विस के अंतर्गत आती है। यानी हमारा जो वातावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, ये सभी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है और वो सर्विस हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाले हर एक जीव, हर एक जंतु और हर एक स्पीसीज़ और उस स्पीसीज़ की सब स्पीसीज डिवाइडेशन के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट को बचाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और उसी से हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे सुचारू रूप से सर्वाइवल होता है या सुचारू रूप से वो चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।